साथियों, आज पामसेव भारत मुक्ति मोर्चा एवं ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निषाद, बिंद, केवट, कश्यप, मल्ला, साहनी एवं अति पिछड़ी जाति जागृति मंडल स्तरीय कार्यक्रम आज यहाँ गोरखपुर में हो रहा है और इसके लिए जो भी विषय आप लोगों ने यहाँ रखे हैं वो विषय है उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग एवं सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 17 जातियों को, जिसमें कश्यप, निषाद, बिंद, रामकुमार, कहार, धीवर, माली, तुरहा, गोंड, केवड़, मल्ला, राजभर, भर, प्रजापति, कुमार को अलग से आरक्षण दो अथवा संविधान के मंशा के अनुसार आरक्षण को जनसंख्या के अनुसार में लागू करने की है। इसलिए एससी एसटी को इसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। अतः अन्य पिछड़े वर्ग को वर्तमान समय में 60% आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु आज तक ऐसा नहीं किया गया, जो संविधान एवं पिछड़े वर्ग के साथ धोखाधड़ी है। अतः अति पिछड़ा वर्ग की ब्राह्मणीकरण करके उन्हीं के पूर्वजों, महापुरुषों, स्वाभिमानी आंदोलन एवं विचारधारा को समाप्त करने के लिए अति पिछड़ा वर्ग का इस्तेमाल करना एक गहरी साजिश, एक गंभीर चर्चा। ये विषय साथियों आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इन विषयों के बारे में आप लोगों को यहाँ बहुत सारे वक्ताओं ने जानकारी दी है और अभी यहाँ कंक्लूडिंग करने के लिए मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। साथियों, अति पिछड़े वर्ग के लोग और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोगों के संदर्भ में, लोगों के आरक्षण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण विषय आज यहाँ चर्चा करने के लिए रखा गया है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहे तो थोड़ा इतिहास। संख्या के अनुपात में अधिकार दिया गया। उनकी संख्या उस समय 15% थी, तो उनको 15% शेड्यूल कास्ट को 15% दिया गया। 7.5% आदिवासियों को। यहाँ से वास्तविक सत्ता जो है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और देश में लोकतंत्र के जगह पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया है। ब्राह्मण तंत्र स्थापित करने की वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यदि वास्तविक लोकतंत्र होता तो हमारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। ये लोकतंत्र नहीं है, ब्राह्मण तंत्र है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में फैसले हो रहे हैं। इसकी वजह ये ब्राह्मण तंत्र देश में है। ब्राह्मण लोगों का राज, ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित किया हुआ है। ये इसकी असली समस्या है। इसलिए साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण तंत्र ने इस देश में हम सभी लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी मानी जाती है, मगर वास्तव में ज्यादा है। उन लोगों को संविधान सभा में जो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वो प्रस्ताव 27 अगस्त 1947 को पीछे लिया गया। इन्हें 13 दिसंबर 47 को लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है, संविधान सभा में ये दस्तावेज है और लिखित दस्तावेज के आधार पर ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मगर उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का जो प्रस्ताव था
वो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 27 अगस्त 47 को पीछे लिया। उस समय गांधी जी भी जीवित थे, क्योंकि गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 48 को गोली मारी, तो इसका मतलब 47 को गांधी जी जीवित थे। तो गांधी जी के सामने ये धोखाधड़ी हो रही थी, जवाहरलाल जी ने ये धोखाधड़ी की थी। जिस जवाहरलाल नेहरू को हम आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान धर्मनिरपेक्ष और बच्चों का चाचा भी हम लोग कहते रहते हैं, हम लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, मगर उन्होंने हमारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी की। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये प्रयास किया गया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको उनकी पहचान बनाने के लिए कि कौन है पिछड़ा वर्ग, ये बताने के लिए संविधान में 340वां आर्टिकल डाला गया। और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर की हैसियत से 340वां आर्टिकल लागू करने के लिए कमीशन नियुक्त करने के बारे में नेहरू के मंत्रिमंडल में बातें की। मगर नेहरू जी ने जब एक दो बार बात करने के बाद भी बात को नहीं माना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में उन्होंने 4 कारण बताए। 4 कारणों में एक कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए पिछड़े वर्ग का कमीशन नियुक्त नहीं किया गया, ये भी एक कारण बताया गया। तो ये जब इस्तीफा उन्होंने दिया तो बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता थे उस समय आर्यल चंदापुरी, राम लखन चंदापुरी। तो जब उनको ये बात मालूम हुई तो वो दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए आए और उन्होंने उनको कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने पिछड़े वर्ग के लिए इस्तीफा दिया, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप पिछड़े वर्ग के लिए लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए पटना में एक बड़ी रैली रखना चाहता हूं और वहां आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अच्छी बात है, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। बाबा साहब अम्बेडकर वहां रैली में गए और रैली में जब भाषण करने के लिए खड़े हुए तो खड़े होने के बाद में भोला पासवान शास्त्री, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो उस समय नौजवान थे, उन्होंने अपने साथियों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को पत्थरे मारे और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय वो भाषण बंद करना पड़ा। उसका सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है और उसकी सारी बातें आर्यल चंदापुरी ने किताब में लिखी। मगर जब ऐसे हुआ तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित किया। तो चुनाव होने वाला था, तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा
चुनाव मैनिफेस्टो निकाला गया और इस चुनाव मैनिफेस्टो में बाबा साहब अंबेडकर ने कि बैकवर्ड क्लास अगर ऑल इंडिया में मुझे साथ सहयोग करता है, पिछड़ा वर्ग अगर साथ सहयोग करता है, तो शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग के लोग मिलजुल कर अगर सारे देश भर में साथ सहयोग करते हैं तो पिछड़े वर्ग के लिए हम लोग कमीशन नियुक्त करेंगे और पिछड़े वर्ग को अधिकार बहाल किया जाएगा। जब ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखी तो ये बात जवाहरलाल नेहरू को मालूम हो गई। जब जवाहरलाल नेहरू को इस बात की जानकारी हुई तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इससे तो डॉक्टर अंबेडकर को सारा श्रेय मिल जाएगा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए डॉक्टर अंबेडकर ही काम कर रहे हैं। इसलिए जे नेहरू को लगा कि थोड़ा श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए। इसलिए नेहरू ने क्या किया कि बैकवर्ड क्लास कमीशन, क्योंकि वो प्रधानमंत्री था तो उन्होंने फौरन मान लिया, फौरन बैकवर्ड क्लास कमीशन अनाउंस कर दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्रेशर, जो दबाव बैकवर्ड क्लास के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए नेहरू पर डाला था, उसकी वजह से बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया तो गया, मगर उस बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन नेहरू ने एक ब्राह्मण को बनाया। उस ब्राह्मण का नाम था काका साहब कालेलकर। ये पूना का ब्राह्मण था। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे देश के ब्राह्मण बदमाश होते हैं, पूना के ब्राह्मण महाबदमाश होते हैं। तो पूना में जाकर ये बात उन्होंने कही थी। तो कालेलकर जो पूना का ब्राह्मण थे, पूना के ब्राह्मण के साथ साथ गांधीवादी भी थे, यानी सिंगल बदमाश नहीं, डबल बदमाश थे। एक तो ब्राह्मण थे पूना के, इस आधार पर बदमाश थे, और गांधीवादी होना बोले तो बदमाश होना है, तो डबल बदमाश थे। तो नेहरू ने धोखाधड़ी करने के लिए डबल बदमाश आदमी को उस कमीशन का, पिछड़े वर्ग के कमीशन का चेयरमैन बनाया। जब कमीशन का रिपोर्ट आया तो 2218 जातियों को पिछड़ा वर्ग माना गया। 2218 जातियों को 1956 को पिछड़ा वर्ग माना गया। और उन्होंने, कालेलकर ने और उनके सदस्यों ने रिकमेंडेशन पर साइन किया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। उस समय फिर दोबारा चुनाव में जवाहरलाल नेहरू, पहली बार चुनाव में नेहरू प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने उस कमीशन के रिपोर्ट को पार्लियामेंट के टेबल पर रखा, मगर उस पर चर्चा भी नहीं होने दी। चर्चा ना होने की एक वजह थी कि नेहरू ने काका साहब कालेलकर को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बुलाकर धमकाया और कहा कि तुमको, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये रेवड़ियां बांटने के लिए थोड़ी चेयरमैन बनाया था। जब उसको धमकाया तो उसने बाद में 31 पेज का लेटर लिखा राष्ट्रपति को कि यद्यपि मैं इस कमीशन के रिकमेंडेशन से सहमत हूं, मगर साइन कर चुका हूं, मगर मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये रिकमेंडेशन लागू नहीं किया जाना चाहिए। अलग से लेटर लिखा राष्ट्रपति को। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
वो कमीशन का जब रिपोर्ट आया तो इस रिपोर्ट के विरोध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लिखी, विरोध में लिखी। आप लोग जिनको इतना बड़ा और महान मानते हो वो बहुत छोटे छोटे लोग थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत छोटा था, गांधी जी उससे थोड़ा सा और छोटा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का राष्ट्रपति था, मगर अपने जातियों के अंदर जातिवादी दिमाग रखते थे। तो उसने भी पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में एक चिट्ठी लिखी नेहरू को। आप सोचते होंगे कि जब ये चिट्ठी सीक्रेटली एक राष्ट्रपति ने एक प्रधानमंत्री को लिखी और सीक्रेट लिखी तो आपको मेश्राम जी कैसे मालूम हुआ, ऐसा आप सोचते होंगे। अब वो मर गया, बहुत दिन हो गया, उसकी चिट्ठियां वाल्मीकि चौधरी नाम के उसके पीए ने पब्लिश की। तो उसके किताब में वो चिट्ठी लिखी हुई है कि कालेलकर कमीशन के विरोध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी वहां लिखी हुई है। वो चिट्ठी मिलते ही जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय किया कि संसद के टेबल पर तो रखा जाएगा मगर इस पर चर्चा नहीं होने दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने 52% लोगों के समस्याओं के ऊपर संसद में चर्चा तक नहीं होने दी। अरे आप लोगों को देने लेने की बात तो दूर, चर्चा तक नहीं होने दी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने छोटे छोटे दिमाग के लोग थे, कितने जातिवादी लोग थे। जिसको हम लोग महान मानते हैं वो कितने छोटे छोटे दिमाग के लोग थे। साथियों, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कालेलकर कमीशन जो पिछड़े वर्ग के लिए था वो कचरे के डिब्बे में उन्होंने फेंक दिया। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी तब लगाई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया और राजनारायण रायबरेली की केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीत गए। तो जीतने की वजह से, केस हारने की वजह से इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी। तो इस्तीफा देने के बजाय इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और इमरजेंसी कई साल तक रहने के बाद 77 को इमरजेंसी उठाई गई और उठाने के बाद में चुनाव घोषित कर दिए गए। आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को, कि 77 को इमरजेंसी उठाने के बाद में चुनाव घोषित हुआ। विरोधी पार्टी के लोगों को इंदिरा गांधी ने जेल से निकालकर चुनाव में खड़ा करवा दिया। तो विरोधी पार्टी के लोग डरे हुए थे, सारे विरोधी पार्टी के लोग इकट्ठा आ गए। जनसंघ के लोग, लोकदल के लोग, उस समय बीजेपी नहीं थी, संगठन कांग्रेस के लोग, समाजवादी के लोग, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा होने के बाद में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। उस चुनाव में, 77 के चुनाव में, सारे पार्टी के लोगों ने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला था। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी थे, उसमें लिखा हुआ था कि यदि भारत की जनता हमें चुनाव जीतती है, जितवाती है, तो हम लोग कालेलकर कमीशन के पिछड़े वर्ग का रिपोर्ट लागू करेंगे। अब उन्होंने सोचा नहीं था कि अरे हम लोग जीत जाएंगे। वो जीत गए, बहुमत मिल गया। अब जब बहुमत मिल गया तो मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण, मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण था, वो गुजराती ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री होने के बाद बिहार से राम अवधेश सिंह, यादव जाति के बड़े नेता थे, नौजवान थे और बहुत
स्पिरिटेड आदमी थे, वो मोरारजी देसाई को मिलने के लिए गए और अपने साथ और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट को लेकर गए, जिन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया था, वो गए और इलेक्शन मैनिफेस्टो की कॉपी लेकर गए। कॉपी लेकर गए तो मोरारजी देसाई को कहा, प्रधानमंत्री जी, ये जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है और ये जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने साइन किया है कि अगर हमें बहुमत मिलती है, हमारी सरकार आती है, तो कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट लागू करेंगे। ये यहां लिखा हुआ है। तो उन्होंने उसको याद दिलाया। याद दिलाने के बाद में देसाई ने कहा, हाँ बात सही है, हमने ऐसा चुनाव में मैनिफेस्टो में आश्वासन दिया था, मगर ऐसा है राम महोदय जी, ये जो कालेलकर कमीशन है, अरे ये 52 का न है, अभी 77 चल रहा है, बहुत गंगा में पानी बह गया है, अब ये पुराना हो गया है। ऐसा करते हैं, एक तो नया कमीशन बना देते हैं। लागू करना नहीं था उसको, ना बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखवाया था। इसलिए चालाकी किया कि एक नया कमीशन अगर बना दिया जाता है तो क्या होगा कि ये कमीशन का रिपोर्ट आने तक पता नहीं साली ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो बहुत सारे पार्टियों का चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, तो पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, कि मुझे मौका मिल जाएगा अपनी चमड़ी बचाने का। ऐसा ही हुआ। 18 महीने में मोरारजी देसाई की सरकार आई और चली गई, और चली जाने के बाद में फिर चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया कुछ समय के लिए, इंदिरा गांधी ने समर्थन देकर। फिर चरण सिंह का भी समर्थन विड्रॉ कर दिया गया और 81 में फिर दोबारा चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद में इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद में 81 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई। जब प्रधानमंत्री हो गई तो प्रधानमंत्री होने के बाद में फिर मंडल कमीशन का मामला पार्लियामेंट में फिर हंगामा खड़ा करने लग गया। जब फिर हंगामा खड़ा करने लग गया तो ये सारा इतिहास साथियों हमारे सामने है, ये स्थिति हमारे सामने है कि इंदिरा गांधी ने उसे लागू करने से इनकार किया। उसने सोचा, जब मेरे बाप ने लागू नहीं किया, मैं तो अपने बाप की जायज संतान हूं, नाजायज तो हो नहीं। जब मेरे बाप ने लागू नहीं किया तो मैं क्यों लागू करूं? तो इसलिए इंदिरा गांधी ने भी उसे लागू करने से इनकार कर दिया, और इनकार करने के लिए उसने एक मामला, बड़ा मामला, इशू को डाइवर्ट करने के लिए खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला खड़ा कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन बहुत उग्र रूप से खड़ा हो गया। ये खुद इंदिरा गांधी ने ही खड़ा किया, क्योंकि एक गुरुद्वारे में भिंद्रान वाले, वहां एक गुरुद्वारे के प्रमुख थे, उसको उठाकर अमृतसर में लाया गया। ये सारा काम मामला उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने ही किया, और फिर जब भिंद्रान वाले को बड़ा बनाया गया तो मामला खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का खड़ा हो गया। अब खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मामला जब खड़ा हो गया तो 84 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करके स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री की एक्शन ली।
मिलिट्री की एक्शन लेने की वजह से मंडल कमीशन का मामला पीछे चला गया, पिछड़े वर्ग का मामला पीछे चला गया और पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा पहले देश को बचाया जाना चाहिए। अरे देश बचेगा तब न पिछड़े वर्ग का मामला होगा, तो इसलिए फिर उन्होंने देश बचाने का मामला लाकर खड़ा कर दिया। तो इस तरह से फिर ये मामले को पीछे सरका दिया गया और दोबारा जब चुनाव हुआ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। फिर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने फिर पिछड़े वर्ग का मामला संसद में आ गया, मगर राजीव गांधी ने भी लागू नहीं किया। जब बोफोर्स का मामला आया, बोफोर्स के मुद्दे पर राजीव गांधी चुनाव हार गया। हारने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का प्रधानमंत्री। आप लोगों को कहानी इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी याद होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ही होगा। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का प्रधानमंत्री बना तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। वैसे तो चुनाव में देवीलाल को प्रधानमंत्री चुना गया था। देवीलाल ने अपनी पगड़ी उठाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर में डाल दी और कहा कि मैं नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वो बन गया। बनने के बाद में देवीलाल को उसने पार्टी से निकाल दिया, झगड़ा खड़ा हो गया। देवीलाल चंद्रशेखर को जाकर मिल गए। चंद्रशेखर और देवीलाल ने मिलकर बड़ी रैली दिल्ली में करने का प्लान बनाया। जब वो उस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ आने वाली थी तो उसको रोकने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कहा, राम अवधेश को कहा, शरद यादव को कहा, कर्पूरी ठाकुर को कहा और लोगों को, नेताओं को कहा कि भाई ऐसा है, आप लोग मेरा साथ दो। तो बैकवर्ड क्लास के नेताओं ने वीपी सिंह को कहा कि आप तो हमारे नेता नहीं हैं, देवीलाल हमारा नेता है, हमको तो देवीलाल के साथ जाना पड़ेगा। हाँ, आप अगर कुछ आपका समर्थन करने के लिए कुछ झुंझुना थमा देते हो तो आपका समर्थन कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कहने से वीपी सिंह को लगा कि बैकवर्ड क्लास के मेंबर पार्लियामेंट का समर्थन हासिल करने के लिए अगर वीपी सिंह अगर हम लागू करते हैं तो इनका समर्थन मिल जाएगा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने का निर्णय कर लिया। जब मंडल कमीशन लागू कर दिया तो लागू करने के बाद में ब्राह्मणों ने सोचा अब क्या किया जाए। ये तो लागू हो गया, बहुत प्लान बनाकर इसको अभी तक हमने लागू करने से रोका, अब इसको कैसे रोका जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको खींचकर सुप्रीम कोर्ट लेके गए। जाके सुप्रीम कोर्ट में हमारे ब्राह्मण लोग जज है, वहां उसको थोड़ा सा रोक लगा देते हैं। मैं ये सारा किस्सा, सारा इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने का मामला लगातार कैसे होता रहा, आप लोगों को थोड़ा इतिहास मालूम होना चाहिए। अगर आपको इतिहास मालूम नहीं होगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, आपको पता चलेगा नहीं। इसलिए ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 91 वकील, ब्राह्मण 91 वकील मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट में पिछड़े वर्ग ओबीसी के विरोध में वकालत कर रहे थे। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, केस का नाम है मंडल कमीशन का इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो उसके बाद में 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो मंडल कमीशन ने एक एलआर नाइक नाम के व्यक्ति थे, सदस्य थे, उन्होंने मंडल कमीशन में एक रिकमेंडेशन किया था कि हम लोगों को, हम अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों की अलग लिस्ट बनाई जाए। एक पिछड़े वर्ग की लिस्ट बनाई जाए, एक अति पिछड़े वर्ग की लिस्ट बनाई जाए और जो 27% रिजर्वेशन है वो आधा आधा बांटकर
27 का अगर हम 13.5% अगर 13.5 बैकवर्ड क्लास को 13.5% अति पिछड़े वर्ग को अगर दोनों को ये दे देते हैं तो दोनों का हिस्सा बंटवारा अलग अलग हो जाएगा और हर एक को अपने अपने हिस्से के अनुसार उनको शेयर मिलेगा। एल.आर. नाइक ने इस तरह का रिकमेंडेशन किया था। जब ये रिकमेंडेशन किया था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो अति पिछड़े वर्ग का जो मामला है उसने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 धोखेबाजी की। एक धोखेबाजी ये की कि नौकरी में आरक्षण लागू कर दिया, नौकरी में आरक्षण लागू कर दिया, एजुकेशन में नहीं किया। अब कोई आदमी इंजीनियर बनेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो बैकवर्ड क्लास का आदमी इंजीनियर नौकरी में आएगा कहां से? अगर डॉक्टरी पढ़ाई नहीं करेगा तो डॉक्टर जो है अगर मेडिकल सर्विस में आना है तो आएगा कहां से? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 धोखेबाजी की। एक तो नौकरी में आरक्षण लागू कर दिया, एजुकेशन में नहीं किया, ये पहला धोखा था। दूसरा बड़ा धोखा अति पिछड़े वर्ग के साथ किया कि अति पिछड़े वर्ग का रिकमेंडेशन वीपी सिंह ने स्वीकार नहीं किया। केवल पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन मिलेगा, अति पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन एल.आर. नाइक का स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये निर्णय 16 नवंबर 92 को आया। हैरान करने वाली बात ये थी कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पैसा लेकर भी कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब तो कश्यप साहब ने कहा कि उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, मगर जब 92 को मामला आया था तो कोई बैकवर्ड क्लास का वकील सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित ही नहीं था। हमारी तो बहुत सारी समस्याएं है। अब वहां लालू प्रसाद यादव पटना में मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली गए और कई ब्राह्मण वकीलों को मिले कि आप लोग एक बार आर्गुमेंट करने के सुना है 1 लाख रुपया लेते हो कि कहाँ है? तो मैं 2 लाख देता हूं। 2 लाख पटना में वो इस तरह का बोलते हैं कि 1 लाख लेते हो, मैं 2 लाख देता हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हम पैसा लेकर भी आपकी केस नहीं लड़ेंगे। 1 ना 5 लाख भी दिए तो आपकी केस हम नहीं लड़ेंगे, मुफ्त में आपके विरोध में लड़ेंगे। पैसा देकर भी आपकी केस हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। तो 90 से ऊपर ज्यादा वकीलों ने मुफ्त में वकालत की बैकवर्ड क्लास के विरोध में। बैकवर्ड क्लास के लोगों को ब्राह्मण लोग कहते हैं हिंदू है, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो हिंदू है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। मगर ब्राह्मण जिन बैकवर्ड क्लास को हिंदू कहते हैं उन हिंदुओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण क्या कहते हैं? नहीं, आप हिंदू जरूर हो मगर आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई ब्राह्मण लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, मगर बैकवर्ड क्लास के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को ब्राह्मण कहते हैं ये हिंदू है। अरे किस आधार पर हिंदू है? एक मुसलमान की लड़ाई लड़ता है हक की, एक क्रिश्चियन सारे क्रिश्चियनों की लड़ाई लड़ता है, सिख सारे सिखों की लड़ाई लड़ते हैं, बुद्धिस्ट जैन सारे अपने धर्म के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। मगर ब्राह्मण आपको हिंदू कहते हैं, अपने को हिंदू कहते हैं, मगर हिंदुओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार देने के लिए राजी नहीं है। फिर भी हम बैकवर्ड क्लास के लोग हिंदू हैं, मुफ्त में साले हिंदू बने हुए हैं, देना लेना कुछ नहीं, मुफ्त में ही हिंदू बने हुए हैं।
हमारा विरोध कर रहे हैं फिर भी हिंदू बने हुए, हमारे हक अधिकार का विरोध कर रहे हैं फिर भी बने हुए हैं। तो ये जो धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। 16 नवंबर में ब्राह्मणों ने इसके विरोध में बहुत आर्गुमेंट किया। 16 नवंबर को केस का रिजल्ट लग गया। जब 16 नवंबर को केस का रिजल्ट लग गया, तो इस केस के रिजल्ट में 5 निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 5 निर्णय दिए। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि अति पिछड़े वर्ग के कमीशन के साथ वीपी सिंह ने भी धोखा किया, तो कम से कम न्यायालय ने न्याय करना चाहिए था। तो न्यायालय ने न्याय करने के बजाय उन्होंने भी कैसा धोखा किया, वो बात थोड़ा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि ये विषय यहां संख्या के अनुपात में अधिकार देने के बारे में, आरक्षण देने के बारे में मुद्दा है, इसलिए बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्णय दिया कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा। पहला निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 52% ओबीसी को, पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में अधिकार दिया गया। उनकी संख्या उस समय 15% थी, तो उनको 15%, शेड्यूल कास्ट को 15% दिया गया। 7.5% आदिवासियों को 7.5% आदिवासियों को दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है वो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। जब अनुसूचित जाति के लोगों को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया, अनुसूचित जनजाति के लोगों को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया, तो ओबीसी को भी, इसका मतलब है कि संख्या के अनुपात का सिद्धांत भारत का संविधान मानता है। अगर भारत का संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है तो ओबीसी को भी 52%, ओबीसी को 52% दिया जाना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 52%, पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा। पहला निर्णय दिया। दूसरा निर्णय दिया 52% पिछड़ों को 27% मिलेगा। 52% पिछड़ों को 27% मिलेगा। और ये जो 27% मिलेगा, ये जो लिखा है, ये जो निर्णय दिया, ये निर्णय जब एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में दिया था और संविधान सम्मत है, तो पिछड़े वर्ग के ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए था, मगर उनको 52 को 27% दिया गया। 69% तमिलनाडु में और साउथ इंडिया में है। तो साउथ इंडिया में अगर 69% है तो निश्चित रूप से यहां दिया जाना चाहिए था, मगर नहीं दिया गया। नहीं दिया और 52 को 27% दिया, वो भी शर्त लगाया, कंडीशन लगाया कि केवल 27% रिजर्वेशन मिलेगा, मगर शर्त के साथ मिलेगा। जिस बैकवर्ड क्लास का इनकम 1 लाख रुपया होगा उसको नहीं मिलेगा। जिसको बैकवर्ड क्लास को 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा होगा इनकम, उस बैकवर्ड को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए इनकम का मतलब है लगभग
8,000 सवा 8,000 रुपया इनकम जिस बैकवर्ड का महीने भर का होगा वो अपने बेटे बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ाएगा, और जो बैकवर्ड अपने बेटे बेटियों को महाविद्यालय में पढ़ाएगा वो बेटा बैकवर्ड क्लास का आरक्षण लेने लायक होगा। जो बेटा आरक्षण लेने लायक होगा उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी जिस बैकवर्ड का बेटा आरक्षण लेने लायक होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, और उस बैकवर्ड का इनकम 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया है, वो अपने बेटे बेटियों को महाविद्यालय में नहीं पढ़ा पाएगा। जो अपने बेटे बेटियों को नहीं पढ़ा पाएगा महाविद्यालय में, उसका बेटा महाविद्यालय में नहीं पढ़ पाएगा। जब नहीं पढ़ पाएगा तो उसका बेटा आरक्षण लेने लायक नहीं होगा। तो जिस बैकवर्ड का बेटा आरक्षण लेने लायक नहीं होगा उसको आरक्षण मिलेगा। तो ये जो धोखाधड़ी सुप्रीम कोर्ट ने की, ये धोखाधड़ी बैकवर्ड क्लास के नेताओं को पता नहीं है, तो बैकवर्ड क्लास के कार्यकर्ताओं को कहां से पता होगा? जब बैकवर्ड क्लास के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है तो बैकवर्ड क्लास के समाज को कहां से पता होगा? मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को जाके बताओ कि आप लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है। हमने कभी मुलायम सिंह यादव को इस मुद्दे पर भाषण करते हुए नहीं सुना। हमने कभी लालू यादव को इसके बारे में भाषण करते हुए नहीं सुना। सबसे बड़े बड़के नेता शरद यादव है, हमने उनको कभी इसके बारे में बोलते हुए नहीं सुना। बैकवर्ड क्लास के जो नेता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरी तरह से पढ़ा या नहीं पढ़ा इसके बारे में हम लोगों को आशंका है। हाँ, इतना जरूर है, अखबार में 16 नवंबर का जो निर्णय है उसकी खबर अखबार में छपकर आई होगी, खबर जरूर पढ़ी होगी, निर्णय नहीं पढ़ा। खबर पढ़ना और निर्णय पढ़ना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत बार अखबार वाले लोग गलत छापते रहते हैं, झूठी बातें छापते रहते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए ओरिजिनल जजमेंट पढ़ना जरूरी होता है। साथियों, मैं एक और खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 27% रिजर्वेशन है, ये 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर दिया गया। 1 लाख रुपए का जो इनकम है वो क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब है, अंग्रेजी शब्द है क्रीमी लेयर, वो पिछड़े वर्ग के लोगों को अभी भी पता नहीं है क्या है। क्रीमी लेयर का मतलब है दूध को जब गर्म किया जाता है तो दूध को गर्म करने के बाद दूध के ऊपर साय आती है। आप क्या कहते हो इधर गोरखपुर में? दूध के गर्म करने के बाद साय आती है, आती ना? हाँ, मलाई। हाँ, मलाई। तो ये जो मलाई आती है, तो जो बैकवर्ड क्लास का आदमी गाय रखता है, बैकवर्ड क्लास का आदमी भैंस रखता है और दूध निकालता है और पंडित जी के घर में जाके बेच देता है, न दूध खाता है न दूध की मलाई खाता है, वो तो सब पंडित जी खाता है। क्योंकि अगर वो दूध नहीं बेचेगा तो उसके बाल बच्चे का पालन पोषण नहीं चल पाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के शरीर पर थोड़ी सी चर्बी आई हुई है मलाई खाने से। अरे मलाई खा ही नहीं रहा है तो फिर भी कहा कि नहीं थोड़ा चर्बी आया हुआ है। तो जो जो भी चर्बी वाला बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। साथियों, ये जो धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिसके शरीर पर थोड़ी बहुत चर्बी होती है वही ना हमारे लोगों की लड़ाई लड़ता है। ज्योतिराव फुले ये मलाई वाले चर्बी वाले थे तो हमारी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अंबेडकर ये भी चर्बी वाले थे तो हमारी लड़ाई लड़ी।
जिसके शरीर पर नसें दिखाई देती है, वो हमारी कहां से लड़ाई लड़ेगा। तो इन लोगों ने जानबूझकर क्या किया कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया और इकोनॉमिक क्राइटेरिया का सिद्धांत लागू किया, जबकि 340वें आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। 340वें आर्टिकल में लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब यह है कि अगर ये सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, कहीं पर भी इकोनॉमिक बैकवर्ड लिखा हुआ नहीं है, और कहीं पर भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इन लोगों को इकोनॉमिकल बैकवर्ड का मामला उठाकर क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ धोखा किया। क्या करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? क्या करना चाहिए था? जैसा एल.आर. नाइक ने, मंडल कमीशन ने 2 लिस्ट बनाई थी, एक बैकवर्ड क्लास और एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ऐसा करना चाहिए था। और अगर आपको क्रीमी लेयर लगाना ही था तो ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड में लगाते। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों की स्थिति आज भी बहुत ज्यादा खराब है। इनको अलग से आइडेंटिफाई करते और इनको अलग से रिकमेंडेशन करते और कोटा विभाजित करके इनको देते। वीपी सिंह ने धोखा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करना चाहिए था, न्यायालय ने न्याय करना चाहिए था। न्यायालय न्याय करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसा बताया जाता है हमको, मगर न्यायालय ने भी हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया। यदि उन्होंने इस तरह से मोस्ट बैकवर्ड क्लास का कैटेगराइजेशन किया होता, क्रीमी लेयर के बजाय अगर ऐसा किया होता तो उनके पास पावर था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो धोखाधड़ी कहां हुई है, कैसे हो रही है, वो आपको समझ में आए, इसके लिए ये इतना सारा समय लेकर विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूं। कोई आपको ये बात बताता नहीं है तो मेरी ये जिम्मेदारी ऐसा मैं मानता हूं कि ये बातें आप लोगों को, जो धोखाधड़ी आप लोगों के साथ हुई है, वो बात आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। तो ये लोगों ने न्यायपालिका में बैठे हुए जो न्यायाधीश है वो ब्राह्मण लोग है। 9 जज बेंच, 9 जज बेंच में जो लोग थे उसमें केवल एक बैकवर्ड आदमी जज था और वो भी तमिलनाडु का था। उस तमिलनाडु के जज ने क्रीमी लेयर का विरोध किया, एक जज ने। अब 9 जज बेंच में एक जज ने विरोध किया, उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी, और मगर उसने उसका विरोध किया तो उसने अपनी पहचान बताने की कोशिश की। मगर ये बातें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, ये धोखाधड़ी क्यों हुई है, इसको जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, और इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% लोकसभा की टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और भारत के प्रथम, आजाद भारत के प्रथम संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ये काम किसी और ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये काम आरएसएस ने नहीं किया, ये काम विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया, ये काम भाजपा ने नहीं किया,
क्योंकि भाजपा थी ही नहीं। 1952 को भाजपा थी ही नहीं। भाजपा तो 78 के बाद में जब जनसंघ के लोग जनता पार्टी छोड़कर बाहर आ गए, उसके बाद भाजपा बनी। तो तब तो भाजपा थी ही नहीं। ये सारा काम जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, इन लोगों ने धोखाधड़ी करने का काम किया। इन्होंने जो काम किया वो काम मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि क्यों आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। साथियों, इस देश में ही नहीं, सारी दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र जहां जहां भी है, जहां पर भी दुनिया में लोकतंत्र है, वहां लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, तो संसद पर 2009 के लोकसभा में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। कल तक यानी 2 सितंबर 2016 तक ब्राह्मणों की 4 नेशनल लेवल की पार्टियां थी, मगर 2 सितंबर को खबर आई कि एक और ब्राह्मण की पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा रहा है। उस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी बंगाली ब्राह्मण है। कल तक 4 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की थी, अब ये 5 हो गई। 6 नेशनल लेवल की पार्टियां थी, अब 7 हो गई है। 7 में 5 पार्टियां ब्राह्मणों की है। और देश में या तो कांग्रेस का राज होता है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी का राज आ जाता है। राज्यों में या तो कांग्रेस का राज है या तो बीजेपी का राज है। कहीं कहीं तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण है, बंगाल में ममता बनर्जी ब्राह्मण है, नवन पटनायक हाई कास्ट है, उसकी वहां सरकार है। एक देश भर में बैकवर्ड नीतीश कुमार है, और ये नीतीश कुमार जो है, ये कांग्रेस जो ब्राह्मणों की पार्टी है उसके समर्थन से मुख्यमंत्री है। कल तक ये बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, अब कांग्रेस के समर्थन से है। तो इस तरह से इस देश में या तो कांग्रेस का राज है यानी ब्राह्मणों का राज है, बीजेपी का राज है यानी ब्राह्मणों का राज है, और जो राज्यों में राज है वो भी इन्हीं लोगों का राज है। इस तरह से देश भर में आज के तारीख में ब्राह्मण और ब्राह्मण पार्टियों का राज है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, कारण मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी बात, कार्यपालिका। दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां कार्यपालिका होती है। भारत में कार्यपालिका में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, कलेक्टर जो रेवेन्यू का जमीन पर जो रेवेन्यू लगा हुआ है उसके कलेक्शन का मामला होता है। हाँ भाई, बराबर है ना? आप भी तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं ना गांव देहात में। नहीं, पटवारी लोग नहीं करते हैं, चलो ठीक है, मगर जमीन का काम देखते हैं। तो इस तरह से जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस बात को समझना होगा, इस बात को जानना होगा। ये जानने के लिए बता रहा हूं कि पिछले साल मैं शरद यादव के घर में गया था। उन्होंने मुझे कागज दिया, मैंने कहा क्या है? कहा कि राज्यसभा में मैंने मंत्री को सवाल पूछा था। अच्छा, क्या सवाल था? कहा कि हमारा बैकवर्ड लोग कितना है सर्विस में। तो मंत्री ने लिखित जवाब दिया कि 5.4% है। अच्छा, 27% रिजर्वेशन दिया है और अमल किया 5.4%।
जब मंडल कमीशन नहीं था तो 3% था। मंडल लागू होके 22 साल हो गया तो 22 साल में 2.4% लागू किया तो टोटल हो गया 5.4%। तो इस तरह से शरद यादव ने वो कागज मुझे दिया। मैंने कहा आपके पास नहीं रहेगा, मुझे देंगे तो? कहा कि नहीं, मुझे ब्राह्मणों के बीच में रहना पड़ता है, मैं जरा बोल नहीं पाता हूँ। ये तुम ले लो, तुम चुनाव तो लड़ते नहीं हो, तुम बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बराबर है, मैं तो चुनाव लड़ता नहीं हूँ और इसलिए चलो दे दो। मैंने कहा फिर आगे भी देना होगा? कहा आगे भी देता रहूँगा, मैं उधर से लाता रहूँगा, आपको देता रहूँगा, आप बोलते जाना, मैं थोड़ा इधर रहता हूँ, अंदर रहता हूँ, तो थोड़ा सा जरा खबरदारी लेना पड़ता है, ब्राह्मण लोग बहुत प्रतिक्रिया करता है। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो हमारा एग्रीमेंट हो गया कि उधर से वो डाटा लाएंगे, मैं इधर बोलता रहूंगा, वो उधर चुपचाप मेरा मदद करते रहेंगे। हमने कहा ठीक है, हमारा समझौता हो गया। यहाँ कोई पंडित नहीं है तो किसी को मालूम नहीं होगा, हमारा बैकवर्ड लोग है। तो इस तरह से ये शरद यादव ने वो कागज मुझे दिया। वो कागज में लिखा हुआ था कि 80% जो नौकरियां है प्रथम श्रेणी की ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति की नौकरियां, IAS, IPS, IRS ब्राह्मणों की तत्सम ऊंचे जाति। इसका मतलब है कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में। यानी हमारे लोगों के साथ जो धोखाधड़ी होती है ऑफिसेस में, वो इसलिए धोखाधड़ी होती है, वहां सारे वही बैठे हुए। फिर तीसरा जो पिलर है, वो तीसरा पिलर ये है, तीसरा पिलर है जुडिशियरी। जुडिशियरी में 98% से ज्यादा ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। चौथा पिलर है मीडिया, यानी प्रचार माध्यम। ये मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी होता है, चैनल होता है, फिल्म होता है, इंटरनेट होता है, वेबसाइट होता है और बहुत सारा होता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा है प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबार और किताबें होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा। आपके गोरखपुर में हिंदुस्तान अखबार आता होगा, आता? ये बिड़ला नाम के बनिया का है। फिर आपके यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया आता होगा, ये अशोक जैन नाम का बनिया उसका है। और इसका संपादक पाटगांवकर नाम का ब्राह्मण है। फिर हिंदुस्तान अंग्रेजी है। इंडियन एक्सप्रेस गोयंका नाम का जो मारवाड़ी है उसका है। और ये जो आपका जागरण है, ये अग्रवाल जो है आपके उत्तर प्रदेश का, उसका है। अमर उजाला भी आपके यहाँ है। कोई उजाला नहीं है मगर अमर उजाला है फिर भी, तो वो भी अग्रवाल का ही ये बनिया का है। और इस तरह से ये सारा का सारा ब्राह्मण बनिया का मीडिया है, उनका कब्जा है। ये तीसरा जो दूसरा मीडिया है प्रिंट मीडिया, उनका कब्जा है। तीसरा मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, ये सारा का सारा ब्राह्मणवाद का प्रचार करते रहते हैं। आप लोगों को लगता है महाराज है, आप लोगों को लगता है साधु है, आप लोगों को लगता है ये संत है। गलत बात है, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। जैसे तुलसीदास के रामायण में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, सब पीटने के लायक है, अब इनकी पिटाई करनी चाहिए, तुलसीदास ने लिखा। अब देखो, आपने पढ़ा होगा मगर आपने सोचा नहीं होगा। दोबारा बताओ, ढोल पीटे बगैर आवाज नहीं निकलता। बताओ, पीटे बगैर आवाज निकलता है? पीटना पड़ेगा तब ना आवाज निकलेगा। गवार, तो तुलसीदास कहते हैं गवार से अनपढ़ से काम लेना है, डंडा चलाना पड़ता है। ढोल गवार शूद्र यानी ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के बारे में लिखा है। ढोल गवार शूद्र ओबीसी पिछड़े वर्ग के बारे में लिखा कि ओबीसी से पिछड़े वर्ग से भी काम लेना है, डंडा चलाना होता है।
ढोल गवार शूद्र। पशु जानवर से काम लेना, डंडा चलाना होगा। फिर पांचवा लिखा है स्त्री, ढोल गवार शूद्र पशु नारी यानी स्त्री। महिला से काम लेना, डंडा चलाना होगा। अब महिलाओं को पता ही नहीं है कि तुलसीदास उसको डंडे से पीटने के लिए कह रहा है। महिला को पता है, वो तो उसको सुनने के लिए जाती है, अपने सर पर ग्रंथ लगती है, तुलसीदास महाराज की जय। पता ही नहीं है उसको तो। मगर ये लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, सब पीटने के लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। जब मैंने ये समझाया लोगों को, और ये फैजाबाद में अयोध्या के पास कार्यक्रम लेके समझाया, तो अखबार में छपकर आया, तो एक बैकवर्ड क्लास का आदमी इलाहाबाद का, विश्व हिंदू परिषद का जब कार्यक्रम इलाहाबाद में था, तो वो साधुओं के पास गया। अब कहने लगा कि तुम लोगों ने ये ऐसा ऐसा हमारे विरोध में डंडा चलाने का लिखा हुआ है, तो हम हिंदू कैसा रहेंगे। कहा कि तुम वामन मेश्राम के साथ में काम करते हो क्या है? उसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया, उसने तुम्हारा दिमाग खराब किया। ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। अरे ये तारण करना मतलब रक्षा करने के लिए लिखा हुआ है, तारण। अच्छा हाँ, ये वामन मेश्राम ने तुमको बेवकूफ बनाया। अब उसने चला गया, मैं इलाहाबाद गया, वो आया मेरे को मिल, आपने हमको गुमराह किया। ये कैसे गुमराह किया? तो कहा हम साधु महात्माओं के पास गए थे, और साधु महात्माओं ने कहा कि तो ये तो तारण करना है, इसका तो रक्षण करने के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, रक्षण करने के लिए लिखा हुआ है? तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी समझा, दोबारा समझाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। मैंने कहा देखो क्या लिखा है। कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। अब मुझे बताओ, मैंने कहा ढोल गवार, गवार की रक्षा करनी चाहिए, चलो समझ में आता है। शूद्र की रक्षा करनी चाहिए, समझ में आता है। महिला की रक्षा करनी चाहिए, समझ में आता है। पशु की रक्षा करनी चाहिए, समझ में आता है। ढोल की रक्षा करनी चाहिए। बता कहा साला ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, तो वामन मेश्राम का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारे समझ में आता तो फिर तुम लोग इन लोगों के झांसे में क्यों फंसते। ये बात समझ में आती मुझे कि ढोल गवार की रक्षा करनी चाहिए, शूद्र की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, पशु की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। मगर ढोल की क्या है, रक्षा करने के लिए ढोल होता है। ये ढोल तुलसीदास ने इसलिए रखा कि ताड़न का अर्थ लोग रक्षा करना निकाल सकते हैं, मगर रक्षा करने के लिए मैं ये शब्द नहीं रखा, ये पीटने के लिए रखा, ऐसा इसका अर्थ निकाला जाना चाहिए, इसलिए ढोल रखा। क्योंकि ढोल को पीटे बगैर आवाज निकलता ही नहीं। तो इस तरह से ये जो जिसको आप साधु संत और महात्मा और महाराज कहते हो, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, महिलाओं के बारे में रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, मैं माइक पर बोल नहीं सकता, इतना गंदी भाषा में लिखा हुआ है, इतनी गंदी भाषा में महिला के विरोध में लिखा हुआ है। मैं बोल नहीं सकता माइक पर, क्योंकि सभ्य आदमी इतनी गंदी भाषा में बोल नहीं सकते। साथियों, मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया के लोग हैं, ये भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। चौथा मीडिया है इस देश में, 4,500 बोली भाषा बोली जाती है। बोली जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जिसकी कोई लिपि नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है।
ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा लिखता है, उसकी भाषा को मान्यता है। हम तो बोली बोलते हैं। अगर आप गोरखपुर में इधर हो भोजपुरी बोलते होंगे, गांव में, वाराणसी में जाओ और कोई बोली बोलते हैं, पटना में जाओ मगही बोलते हैं, बराबर। पटना में अगर जाओगे मगही बोलते हैं, और आगे जाओगे आपको और कोई बोली बोली जाती। 4,500 बोली भाषा इस देश में बोली जाती है। मेरी भी एक मातृभाषा है जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं महाराष्ट्र में, मेरी एक अलग मातृभाषा है जो हम केवल अपने घरों में या अपने गांव में बोलते हैं, जो उसकी कोई शासन में मान्यता नहीं। आदिवासी लोग, हर आदिवासी की अपनी बोली भाषा है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको शासन में मान्यता है और इस वजह से भाषा पर उनका कब्जा है। तो ये चौथा मीडिया भी उनके नियंत्रण में है, 4 मीडिया पर इनका कब्जा है। तो इस तरह से ये 4 पिलर हो गए लोकतंत्र के। विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका बनाए हुए कानून पर अमल करता है, न्यायपालिका विवाद में फैसले देने का काम करते हैं, और मीडिया जनमत बनाने का काम करता है। चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर चारों लोकतंत्र के पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो ये सिद्ध होता है देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में ब्राह्मण तंत्र है। देश में लोकतंत्र नहीं है और सिद्ध होता है देश में ब्राह्मण तंत्र है। आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, आप लोगों को ये समझना होगा कि इस देश में यदि लोकतंत्र होता तो लोगों की समस्याओं का समाधान होता। लोकतंत्र खरीदा हुआ है, लोकतंत्र भी खरीदा हुआ है। ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। 3.5% संख्या ब्राह्मणों की है। ग्राम पंचायत में ब्राह्मण सरपंच नहीं बना सकता। अपने संख्या के आधार पर अगर 3.5% ब्राह्मण का आदमी गांव में चुनाव लड़े तो ग्राम पंचायत में सदस्य चुनवा नहीं सकता, तो ग्राम पंचायत का सरपंच कहां से बनवाए। ब्राह्मण 3.5% से गांव का सरपंच नहीं बना सकता, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। आप सोचते होंगे कि मेश्राम जी आप कह रहे हो देश में ब्राह्मण तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, तो नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है। तो ये जो बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड देश का प्रधानमंत्री कैसे बना? ब्राह्मणों ने बनाया। ये नरेंद्र मोदी नाम का जो बैकवर्ड है, ये देश का प्रधानमंत्री बना, ये बना नहीं, ब्राह्मणों ने बनाया। अगर देसी भाषा में कहा जाए तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये ब्राह्मण का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। आप समझदार लोग, आप समझ गए होंगे रखा हुआ प्रधानमंत्री का क्या मतलब होता है। एक शादीशुदा औरत होती है, शादी करके आदमी लाता है, और एक औरत शादी किए बगैर ही रख लेता है। तो नरेंद्र मोदी जो है ऐसे रखा हुआ है, प्रधानमंत्री है। अब मुझे बोलना पड़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वास्तव में बैकवर्ड हो। पक्का हो गया आप बैकवर्ड। इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, जब ये ब्राह्मण का रखा हुआ प्रधानमंत्री है तो इसके 2 सबूत देता। नंबर 1 सबूत, जब ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मामला आया तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि हम नहीं करते। बैकवर्ड होकर बैकवर्ड के विरोध में फैसला कर लिया। 314
ओबीसी के लड़के ऑल इंडिया की परीक्षा पास करके आईएएस हो गए। नरेंद्र मोदी ने उनको अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया, घर भेज दिया। अरे बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री था तो फेवर करना चाहिए था, ऑल इंडिया की परीक्षा पास किया, फेवर करना चाहिए था, नहीं किया, उसको घर में वापस भेज दिया। हो गया सबूत। बैकवर्ड के विरोध में बैकवर्ड काम कर रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड का आदमी नहीं है, ये ब्राह्मण का रखा हुआ आदमी। दूसरा सबूत, नरेंद्र मोदी वाराणसी गया, वाराणसी जाकर कहा, क्या कहा? कहा कि गंगा मेरी मां है। तो लोगों ने सोचा इसके मां का नाम गंगा होगा, होता है आजकल हमारे लोगों का गांव देहात में, इसके मां का नाम गंगा, छोड़ो जाने दो। फिर कुछ दिन के बाद कहा भाजपा मेरी मां है। तो लोगों ने कहा हो सकता है इसकी दो मां हो सकती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर कुछ दिन के बाद कहा भारत माता मेरी मां। तो लोगों ने कहा बाप के बारे में बोल ही नहीं रहा भाई, केवल मां के बारे में, मां के बारे में, मां के बारे में बोल रहा है। चलो होगा, छोड़ो यार, रोजी रोटी परेशानी में हो जाएगी, अपने रोजी रोटी पे ध्यान देना जरूरी है। इसके बातों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारी रोजी रोटी भी साली खतरे में पड़ जाएगी। नरेंद्र मोदी मथुरा गया। अब मथुरा में गंगा नहीं है, जमुना है। मथुरा में गंगा नहीं है, वहां जमुना है। तो कहा जमुना भी मेरी मां है। तो 4 ठो मां हो गई। तो लोगों ने कहा 4 मां है, अरे एक तो बाप होगा भाई, बाप के बारे में एक बार तो बोल ले। मगर नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपने बाप के बारे में नहीं बताया कि भाई एक तो बाप तो होना चाहिए, बगैर बाप से कोई बच्चा हो नहीं सकता। तो नरेंद्र मोदी ने अभी तक बाप के बारे में नहीं बताया, मैं बता रहा। जब नरेंद्र मोदी का 1 साल प्रधानमंत्री पद का पूरा हुआ तो आरएसएस ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, आरएसएस की। तो नरेंद्र मोदी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मोहन भागवत के मीटिंग में जाकर मोहन भागवत के सामने शरणागत हो गया। प्रधानमंत्री गया, अपने सारे मंत्रिमंडल को लेकर गया, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मोहन भागवत के सामने शरणागत हो गया। तो दुनिया वालों को पता चला कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है। मालूम ही नहीं था नरेंद्र मोदी का बाप कौन है, ये लोगों को मालूम नहीं था। वो मालूम हो गया कि मोहन भागवत जैसे आदमी के सामने जब ये सरेंडर हुआ, यही बाप हो सकता है। तो ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अडवाणी को कहा बाजू हट जाओ, सुषमा स्वराज को कहा बाजू हट जाओ, नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। एंड दोज हु नॉमिनेट, जो प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करने वाले का पावर होता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं होता है। इस तरह से नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, मगर ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। और रखा हुआ प्रधानमंत्री क्या होता है मैं दोबारा आपको बताने वाला नहीं। साथियों, इस तरह से वास्तविक सत्ता जो है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, और देश में लोकतंत्र के जगह पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया है। ब्राह्मण तंत्र स्थापित करने की वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यदि वास्तविक लोकतंत्र होता तो हमारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। ये लोकतंत्र नहीं है, ब्राह्मण तंत्र है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में फैसले हो रहे हैं। इसकी वजह ये ब्राह्मण तंत्र देश में है, ब्राह्मण लोगों का राज
ब्राह्मण राज ब्राह्मणों ने स्थापित किया हुआ है, ये इसकी असली समस्या है। इसलिए साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण तंत्र ने इस देश में हम सभी लोगों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन सभी लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा है। गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आजादी सबसे बड़ा समाधान। तो आजादी कैसे हासिल होगी? दुनिया वालों ने आजादी हासिल करने के दो रास्ते बताए। नंबर 1, हथियार बंद आंदोलन चलाना होगा। 1857 को ब्राह्मणों ने और मुगलों ने मिलकर अंग्रेजों के विरोध में हथियार बंद आंदोलन चलाया था। उस हथियार बंद आंदोलन को ब्राह्मणों ने लिखा, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हथियार बंद आंदोलन को कहा ये स्वतंत्रता संग्राम था। दुनिया वाले कहते हैं आजादी हासिल करने के लिए हथियार बंद आंदोलन चलाना होगा, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता जन आंदोलन चलाना हो। हथियार बंद आंदोलन हिंसक होता है, इसलिए हिंसा पर हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए हमारे सामने एकमात्र विकल्प है, और वो विकल्प है जन आंदोलन का निर्माण करना। जन आंदोलन कैसे निर्माण होगा? तो हमने निर्णय किया कम से कम 30 राज्यों में, 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 50,000 ब्लॉक में, 6 लाख गांवों में संगठन का जाल बनाना होगा। अगर एक गांव में आप 50 लोगों को एवरेज इकट्ठा करते हो तो 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़। अगर 100 करते हो 6 करोड़, 200 करते हो 12 करोड़, 12.5 करोड़, और अगर 250 करते हो 15 करोड़। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। अगर ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो आप खुद मुख्तियार हो सकते हो, आप आजाद हो सकते हो। ऐसा आपको करना होगा। यहां जितने लोग आए उन लोगों को चाहिए कि वो गांव-गांव में लोगों को तैयार करें, गांव-गांव में जाकर लोगों को तैयार करें। जो शहरों के हैं वो गांव में हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन का समय बिताए, और जो गांव से आए हुए लोग हैं वो आसपास के गांव के लोगों को तैयार करे, वो अपने रिश्तेदारों को तैयार करे। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हो तो मेरा ऐसा मानना है जल्दी से 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा होगा। और जब ऐसे होगा तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर ये आंदोलन जन आंदोलन हुआ तो आप खुद मुख्तियार हो सकते हो, आजाद हो सकते हो। आज भी हमारा भविष्य है, मगर हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार अटल बिहारी का, अडवाणी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। भविष्य हमारा है, निर्णय लेने का अधिकार उनका। भविष्य हमारा, और हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार दूसरों का। भविष्य हमारा हो और फैसला लेने का अधिकार दूसरों का हो, इसी को गुलामी कहते हैं। गुलामी और कुछ नहीं है। भविष्य हमारा हो और हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार दूसरों का हो, यही गुलामी है। इसलिए इस गुलामी को खत्म करना होगा। यदि हम इस गुलामी को खत्म करते हैं, आजादी हासिल करते हैं, यदि हम आजाद होते हैं, तो आजादी में क्या होगा? आजादी में भी हमारा भविष्य होगा। भविष्य भी हमारा, आजादी भी हमारी, आजादी भी हमारी, भविष्य भी हमारा। और आजादी में हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। आजादी भी हमारी, भविष्य भी हमारा, और हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। जब भी ऐसे होगा तब ही समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।
You